substances. Types of magnetic substances. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इसमें टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो सब्सटेंस है अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, दो चीजें देखनी है हमें। मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड है, पेपर में गलती दिखाते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह डायपोल मूवमेंट लिख दिया, तो गलत हो जाएगा वो। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा वो देखेंगे। तो इसमें इसके बेसिस पे पांच तरीके के मेटेरियल्स, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फिर आ गया फेरोमैग्नेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक, तो इसको नोट कर लेंगे एक बार। सही ना, फेरीमैग्नेटिक। तो इसमें अब पैरामैग्नेटिक जो है, इसके अंदर सबको पता क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ, इसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बेसिक जो है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बेसिक जो मैं बता रहा हूँ। फिर ये तीन की बात करें ना, तो इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर अब फेरोमैग्नेटिक की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इसके अंदर, ध्यान देना, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, वो दिख गया तुम्हें। ये सबसे बेटर परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है। मतलब एक बार इसको मैग्नेटाइज कर दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो तब भी ये मैग्नेट का काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो तो भी ये मैग्नेट का काम करेगा। तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सही ना। तो अब ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, इसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके बेसिस पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आनी चाहिए उससे ज्यादा आती है। इसमें तो उतनी ही आती है, इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके बेसिस पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आनी चाहिए उससे ज्यादा आती है। समझे कि नहीं है। तो वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक। वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना, इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट आनी चाहिए उससे ज्यादा आती है। तो जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मान लो 8 हैं, जितने भी हैं, तो आएगी 15 की वजह से, 20 की वजह से। ऐसी एंटी फेरोमैग्नेटिक में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मैग्नेटिक मूवमेंट आनी चाहिए थी, नहीं आती, बिल्कुल जीरो आती है। फेरोमैग्नेटिक में तो ऐसे होगा, जितने डोमेन से टर्म यूज करूंगा, डोमेन अभी, जैसे ये आ गई मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक में इसके डोमेन जो है, यानी जो मैग्नेटिक मूवमेंट बना दे रहे हैं, उसमें ऐसे हो जाते हैं, दो ऊपर तो दो नीचे, नेट जीरो हो जाता है। और अगर बात करूं फेरोमैग्नेटिक की, तो इस केस में क्या होता है, तीन ऊपर है तो एक नीचे हो जाता है, तो थोड़ी कम हो जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट। जितनी आनी चाहिए, जितनी जितनी पैरामैग्नेटिक की होनी चाहिए उससे कम होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें जितनी आनी चाहिए पैरामैग्नेटिक की उससे ज्यादा आती है, और इस वाले में जीरो आ जाती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी तो नाम से ही लग रहा है, इसमें जीरो आएगी। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका कि नहीं? हाँ सर, हुआ है। हाँ, तो अभी मैं जो डेफिनेशन बताऊंगा वो नोट करना एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल पूछी जाती है पेपर के अंदर। तो अब मैं जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन बोलेंगे क्या हम इसको, बोलेंगे क्या, दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये कोई भी मैंने लिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक। तो और मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं इस तरीके से, ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है। तो जो लाइन स्ट्रेट जा रही है वो तो जाएगी स्ट्रेट, और जो जो दूर से जा रही है ये तो जाएगी स्ट्रेट, इस सब्सटेंस से पास होगी, और जो दूर जा रही है ना वो भी इसके पास आ जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। नहीं, नहीं समझ आया क्या बोला मैंने? समझ आ गया कि नहीं ये? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या होगा,
substances which are attracted by external magnetic field. मैग्नेटिक लाइंस जा रही थी स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो वो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तब ये मैग्नेट का काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हट गया अगर एक्सटर्नल, तब ये मैग्नेट का काम नहीं करेगा। डायमैग्नेटिक क्या करेगा, इसी चीज को बताओ। डायमैग्नेटिक क्या करेगा, जो लाइंस जा रही थी दूर मैग्नेटिक फेंक फील्ड उनको देगा। दूर Repel कर, करेगा। उनको दूर फेंक देगा, उनको रिपेल करेगा। जैसे ये थी तो उसको क्या कर देगा, जैसे ये गई तो ये जा रही है, इसको क्या कर देगा, थोड़ा दूर कर देगा, ऐसे इसको दूर कर देगा अपने से। समझे कि नहीं है, आगे समझ के नहीं है। हाँ सर। और अब ये डायमैग्नेटिक हो गया और पैरामैग्नेटिक हो गया। एक बार यहाँ तक रिवाइज जल्दी से करो, मैं बताता हूँ तुम्हें आगे। हाँ, नोट कर लिया ना पूरे। हाँ अच्छा, सर, अब ये तो डायमैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, क्या होगी? हाँ मैंने दो दो चीजें बता दी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो पैरामैग्नेटिक है। एग्जांपल जरूर करनी साथ में, जैसे ऑक्सीजन पढ़ा था ना, एमओटी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, नहीं ध्यान। ऑक्सीजन हो गया, आयरन 2+ हो गया, हाँ सर। कॉपर 2+ हो गया, ये क्या है, जिनमें अनपे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायमैग्नेटिक जैसे हो गया कॉमन सॉल्ट NaCl, बेंजीन, टोल्यूइन, C7H8, जिनके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक। समझ आई बात की नहीं है, हाँ सर। सही ना। और अब है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसको ध्यान समझेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जितने भी जैसे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। इनिशियली क्या होता है, हम इस सब्सटेंसेस के लिए, ये एक रीजन है जिसके अंदर मेटल आयंस के डोमेन होंगे। जनरली हम किसके लेते हैं, आयरन 3+ के। आयरन 3+ के बहुत सारे मेटल आयंस हैं, उसको ग्रुप कर देंगे एक स्मॉल रीजन में विच इज कॉल्ड डोमेन। जैसे यहाँ पे आयरन 3+ है, उनके पास ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। ये क्या छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, किसके, आयरन 3+ आयंस के। और इन सबकी एक डायरेक्शन है, इन सबकी एक डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन वाले थे सबको एक साथ इकट्ठा करके रख दिया उन मेटल आयंस को, और ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। इस डोमेन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उस डायरेक्शन में। ऐसे ही दूसरा डोमेन होगा, इसकी डायरेक्शन सपोज ऐसे, ये कैसे नीचे की तरफ है थोड़ा ऐसे। फिर तीसरा डोमेन आया, इनिशियली ऑल द डोमेन दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, इसकी ऐसे है मान लो डोमेन, ये सब इस डायरेक्शन में। फिर और डोमेन आए, इसकी डायरेक्शन सपोज इस तरीके से। metal ions of these substances they are grouped in small regions called as domains, ये इधर है डायरेक्शन। तो इनिशियली ऑल द डोमेन्स दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। मैंने क्या बोला कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसके ऊपर अभी पूरी रिसर्च ढंग से हुई नहीं है, मतलब इनके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उतना जरूर करना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनकी मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा क्यों आती है। मैंने इसमें क्या माना कि बहुत सारे जो मेटल आयंस हैं जिसमें सेम मैग्नेटिक मूवमेंट थी, उनको हमने एक डोमेन में अरेंज किया और इसको ऐसे रख दिया एक डोमेन के अंदर। दिस इज वन डोमेन, नेट डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी।
तो ये ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूँ, डायपोल मोमेंट नहीं बोल रहा। इनिशियली ऑल द डोमेन्स दे आर रेंडमली ओरिएंटेड, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, इस तरह से। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट कम्स आउट टू बी जीरो। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आई? जीरो। तो अब जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेट, बाहर से एक मैग्नेट लाएंगे, जैसे ही इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो जितने भी डोमेन्स थे, दे ऑल गेट ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे ऑल गेट ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझिए कि नहीं? दे ऑल गेट ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अब अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे, तब भी ये डायरेक्शन रहेगी ऐसे ही। नाउ इट हैज बिकम ए परमानेंट मैग्नेट। तो इसलिए ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी अब एक परमानेंट मैग्नेट का काम करेगा। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी एक परमानेंट मैग्नेट का काम करेगा। एग्जांपल है इसकी इंपॉर्टेंट वाली, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट CrO2, जो तुमने देखी ना मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, कैसेट्स वगैरह में यूज होती थी पहले। CrO2 विच इज यूज इन मैग्नेटिक टेप्स ऑल्सो। समझ आ गया मैंने क्या बोला है? ये साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन होती है परमानेंट मैग्नेट, ऐसे। समझ कि नहीं है? तो ये अब परमानेंट मैग्नेट बन गया है, और इसलिए इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो आनी चाहिए थी, उससे ज्यादा आएगी, उससे बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल इसकी आयरन, कोबाल्ट, निकल, और CrO2 विच इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। दोबारा बताना एक बार कि समझ आ गया? तो एक और बता दो। okay. चलो एक बार और देखेंगे, इसी डायग्राम में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे एक बार। देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं, इनके मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इनके मेटल आयंस लिए। जैसे मैंने लिया आयरन 3+, या आयरन लिया, सही ना? और इनको हमने अरेंज कर दिया एक पर्टिकुलर रीजन में विच इज कॉल्ड एज डोमेन। इसमें मान लिया मैंने 10 मेटल आयंस है, और इनकी नेट डायरेक्शन इधर है। ऐसे ही दूसरा डोमेन आया जिसमें ये मेटल आयंस होंगे, और इसकी नेट डायरेक्शन इधर है। तीसरा मेटल आयन आया जिसके तीसरा डोमेन आया जिसके अंदर मेटल आयंस की डायरेक्शन इस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है। ऐसे ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? yes sir. हाँ, तो क्या बोलेंगे? मेटल आयंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस दे आर ग्रुप्ड इन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड एज डोमेन्स। मेटल आयंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस दे आर ग्रुप्ड इन small regions called as domains. Initially, all the domains they are randomly oriented. Clear? Initially, all the domains they are randomly oriented. Net magnetic moment is zero. Net magnetic moment is zero. But after the application of magnetic field, all these domains get oriented in one particular direction. All these domains get oriented in one particular direction, and they acquire permanent magnetism. And they acquire permanent magnetism, which persists or which remains even in the absence of magnetic field. अब ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है, और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा आती है। नहीं समझ आया अभी कुणाल? yes sir. तो ये पढ़ देना, इसको इंपॉर्टेंट चीज है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर यूज्ड टू मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हिच सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स एंड व्हाई। तो पूरा डिटेल दे दिया है, पूरा डिटेल में लिख के आना है। मेटल आयंस ऑफ दीस सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड एज डोमेन्स। इनिशियली ऑल द डोमेन्स दे आर randomly oriented. नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट नहीं है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, all the domains get oriented in one particular direction. All the domains get oriented in one particular direction and these substances acquire permanent magnetism, and this remains even in the absence of magnetic field. Example: iron, cobalt, nickel, CrO2 used in formation of magnetic tapes. कोई डाउट किसी को? मुकुल? नहीं है सर, डाउट। ये पढ़ लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। अच्छा, अब बता मुकुल एक बार, एंटी फेरो में क्या होगा? एंटी फेरो में और फेरी में क्या होगा? सर एंटी फेरो में तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी ना तो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तभी मैग्नेटिक दो मोमेंट ऊपर दो जीरो नीचे। होगी। हाँ, दो ऊपर दो नीचे, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। नेट मैग्नेटिक हाँ मूवमेंट जीरो। एग्जांपल जरूर याद रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट। MnO और MnO2 दोनों, MnO और MnO2।
समझ गए कि नहीं है? और फिर दूसरा फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा? फेरी मैग्नेटिक में फेरी में क्या होगा, जैसे चार हैं तो तीन ऊपर चले गए एक ही डायरेक्शन में और एक एक नीचे। साइड में रह जाएगा। अच्छा, इसका इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से ज्यादा होगा कि कम होगा? किसका? फेरी मैग्नेटिक का, फेरी मैग्नेटिक का। फेरी का ज्यादा होगा। कुछ भी कम सुनता होगा। नहीं है इसका मतलब। कम फेरी का, होगा। फेरी का कम होगा पैरामैग्नेटिक से, और फेरो का क्या होगा? फेरो ज्यादा। का फेरो का ज्यादा, फेरी का कम, और पैरामैग्नेटिक का जितना होना चाहिए उतना ही। नहीं समझ आ रही बात? हाँ आ रही है सर। तो ये ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी बिल्कुल इसमें, ठीक हाँ है ना? और इसके एग्जांपल कर लेंगे फेरी मैग्नेटिक के, बहुत इंपॉर्टेंट इसके भी एग्जांपल्स, इन तीनों के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें फेराइड्स पढ़ाया था, अगर ध्यान हो तुम, फेराइड्स और Fe3O4 एग्जांपल, Fe3O4, MgFe2O4, स्पाइनल सेक्शन में पढ़ाया था ना। MgFe2O4 को बोलते हैं फेराइट, Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट, जिसमें FeO भी है, Fe2O3 भी है। ये दो इसकी बेस्ट एग्जांपल। समझ गए कि नहीं है? यस सर। आगे समझ गए? डेफिनेशन खुद लिख लोगे कि नहीं? हाँ सर लिख लेंगे। फेरोमैग्नेटिक में क्या लिखोगे? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली डेफिनेशन कोई पूछता है, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वंस मैग्नेटाइज्ड। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। और फेरी मैग्नेटिक में which are expected to have large magnetic moment on the basis of unpaired electrons, but actually they have less. Actually they have less. Ferrimagnetic. Example ferrites और magnetite. और anti ferromagnetic में which are expected to have magnetic moment, but actually they have zero magnetic moment. But actually they have zero magnetic moment. दिमाग में रखना हमेशा। एग्जांपल MnO, MnO2 कि मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना है पेपर में, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ये गलती मत करना। बहुत आधे पेपर में गलती मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाते हैं और डायपोल मोमेंट लिखाते हैं, गलत हो जाएगा पूरा। समझ आ गया यहां तक? हाँ चलो सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टाइम नोट करेंगे क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक आर कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, वो कन्वर्ट किसमें हो जाए? पैरामैग्नेटिक में, सही ना? फेरोमैग्नेटिक नोट कर लेंगे, एट विच फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक आर कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक। टेम्परेचर फेरो एट फेरी विच, एंटी तीनों। तीनों जो नीचे वाले तीन थे वो कन्वर्ट किसमें हो जाए? पैरामैग्नेटिक में। उसे बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, या टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व्ड। एक लाइन में, टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड। आगे समझ के नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर आ गया। हाँ सर आ तो ये गया। ध्यान, डेफिनेशन कर लेना जरूर इसकी है। फिर आप क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का ही, वाई फेरी मैग्नेटिक Fe3O4, फेरी मैग्नेटिक Fe3O4, फेरी मैग्नेटिक Fe3O4 becomes paramagnetic at 850 Kelvin, becomes paramagnetic at 850 Kelvin। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 850 केल्विन सर इसका क्या होगा? क्यूरी टेम्परेचर। हाँ 850 केल्विन होगा इसका क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर है इसका मतलब कुछ स्पिन्स जो हैं, जैसे मान लो ऐसे थी स्पिन, ये रही होंगी स्पिन मान लिया, तो एक स्पिन और चली जाएगी सेम डायरेक्शन में, तो ये बन गया पैरामैग्नेटिक। समझे कि नहीं? बिकॉज ऑफ रेंडमाइजेशन ऑफ स्पिन्स इन द सेम डायरेक्शन, because 850 Kelvin must be its Curie temperature, and this is due to randomization of spins in the same direction. Randomization of spins in the same direction. This is because of randomization of spins in the same direction. समझिए कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर।
हाँ तो ये ध्यान रखना, ये क्यूरी टेम्परेचर, ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। सर हाँ बोलो। ये नीचे आपने कौन सी स्पिन बनाई है? नीचे ना मैंने, जैसे ये नीचे की तरफ थी, मैंने ऊपर कर दिया इसको, बस और कुछ नहीं किया, समझे कि नहीं? जो नीचे थी हाँ मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया। समझ आ गया? हाँ सर। हाँ तो बस ये यहाँ चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है ये। बस एक दो क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक CU2O cuprous oxide can be prepared in the laboratory. In this, copper to oxygen ratio is 2:1. 2:1 है ना भी कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो, बट इज कमिंग आउट टू बी स्लाइटली लेस देन 2:1। इससे कम आ रहा है थोड़ा सा कम, जैसे 1.9:1 मैंने क्वेश्चन भी कराया था अगर तुम ध्यान हो। 1:9 1.9:1। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर? क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो कंपाउंड है ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा? हाँ कुणाल बोल। फिर इसमें होल जनरेट हो रहे हैं ना, मतलब कि हाँ लैटिस बिल्कुल साइड सही। हाँ होती है। सही सही सही। हाँ CU2 है, 1.9:1 आया, 1.9:1 आया, इसका मतलब Cu प्लस कम हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, Cu प्लस जो है वो कम हो गए हैं, कॉपर के एटम कम हो गए हैं। क्यों कम हुए होंगे? क्योंकि Cu प्लस जब दो मान लो हटा दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और एक आ गया Cu2 प्लस, तो एक होल आ गया कि नहीं? इस वजह से एक होल आ गया ना यहाँ पे। नहीं समझ आई बात? इस वजह से ऐसा हुआ होगा, है ना, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ये इसलिए ये होल आ गया, दैट मींस पी टाइप सेमीटर बन गया। होल आने का मतलब है कि पी टाइप सेमीटर बन गया। कोई डाउट किसी को? सर तो स्टेटमेंट एक बार बता दो, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? यही करेंगे ना, बिकॉज सम ऑफ Cu प्लस आयंस मस्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय Cu2 प्लस आयंस व्हिच क्रिएट्स ए होल एंड दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीटर। ओके सर। नहीं, तो इस तरह से करना है इसको, सही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेंगे बस चैप्टर। इसके अलावा मिलर इंडाइसिस, वीस इंडाइसिस, ब्रैग्स इक्वेशन, ये सब भी हैं, लेकिन फिजिक्स वगैरह में पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, तो इससे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। बाद में टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, सही ना। अदरवाइज ये पूछे नहीं गए आज तक, इवन IIT में ब्रैग्स इक्वेशन जरूर कर लेना। 2D sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा वाली, फिजिक्स में की होगी सबने। ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है फिजिक्स में। डी था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ये डी होता था, नहीं पढ़ा है। एन इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, थीटा जिससे रे आ रही है और स्ट्राइक कर रही है। नहीं पढ़ा हुआ है कुणाल? सर अभी तो नहीं करा ऐसा। नहीं पढ़ा है, ये सर आएगा, पढ़ा है है ना? तो सर ने। सर पढ़ाया हुआ है। डिफ्रैक्शन कुछ सिमिलर था इसमें, यस सर। वेव ऑप्टिक्स हम्म, का। चलो चलो, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है ना? अच्छा ये एक क्वेश्चन लिख लेंगे, बाकी तो इसमें क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन लिख लेंगे, बाकी देखेंगे टाइम मिलेगा तो करेंगे, सही। और 11 वाले बच्चों का मैं ना बहुत बेसिक वाला ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, GOC स्कूल लेवल का, तो उसको भी अटेंड कर लेना। ज्यादा क्लासेस तो नहीं होंगी, लेकिन जितना भी होगा उसको अटेंड कर लेना। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। कैल्शियम क्रिस्टलाइजेज इन FCC with A is equal to 0.556 nanometer. Calculate density if it contains 0.5% Frankel defect, 0.2% Schottky defect। निकालो जल्दी आंसर।
कर लिया क्वेश्चन? कर लिया कि नहीं? कुणाल, फ्रैंकल में तो सेम नहीं है। और शॉर्ट की में? देखो इधर, रो इक्वल टू जेड एम बाई क्यूब इंटू एन नॉट होता है। शॉर्ट की डिफेक्टमेंट डेंसिटी डिक्रीज करती है। शॉर्ट की डिफेक्टमेंट डेंसिटी डिक्रीज करती है ना, क्यों? क्योंकि एटम्स कुछ कम हो जाते हैं, एटम्स कुछ कम हो जाते हैं। तो क्या आएगा? जेड की वैल्यू बस देख लेना, फ्रैंकल में तो सेम आंसर आएगा। जेड की वैल्यू 4 पुट करना, एम की वैल्यू कैल्शियम के लिए 40, और ए दे रखा है तुम्हें 0.556 इंटू 10⁻⁹ -7, 10⁻⁷ इसका क्यूब, और एन नॉट तुम्हें बताइए क्या होता है। तो ये तो शॉर्ट की डिफेक्ट अगर होगा तो आंसर चेंज होगा, फ्रैंकल में यही आंसर आएगा। अगर शॉर्ट की डिफेक्ट है तो डेंसिटी कम होगी, किस वजह से? क्योंकि जेड की वैल्यू आती है 4 एफसीसी के अंदर, लेकिन अब वो कम आएगी। कितनी कम आएगी? 4 माइनस कितनी कम हो जाएगी? 4 इंटू 0.5 बाय 0.2 बाय 100। समझ आया कि नहीं ये? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3.992। एक बार देखियो कुणाल, जेड की वैल्यू ये लेनी है, थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाएगी। कुणाल, यस सर, यही है। यही आ रही वैल्यू, बस अब इससे निकाल लेना, जेड की वैल्यू ये पुट करनी है तुम्हें। फिर इसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जेईई में कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन क्या होता है, सुना हुआ कि नहीं? ये ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन या ऑक्टाहेड्रन, इसमें क्वेश्चन आएगा कि ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन है तो कितने हेक्सागोनल फेसेस होंगे, कितने स्क्वायर फेसेस होंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ट्रंकेटेड अगर मैं टेट्राहेड्रन बोलता हूं तो मतलब क्या है इसका? जिसके कॉर्नर सारे हमने कट कर दिए, कॉर्नर्स क्या कर दिए? कट कर दिए, वो चेक करना तुम। ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन के अंदर जैसे ये है ना, कुछ वो मान लो, वो जो टेंट होता है ना तंबू की तरह, उसके कॉर्नर हमने काट दिए, ये ऐसे कुछ मान लो, ये कॉर्नर कट कर दिए हमने। जब सारे कॉर्नर्स कट हो जाएंगे तो तुम्हें निकालना कितने हेक्सागोनल फेसेस बनेंगे। कॉर्नर सारे काट दो इसे, तो कितने हेक्सागोनल फेसेस बनेंगे, कितने स्क्वायर फेसेस बनेंगे। जो कॉर्नर्स होंगे वहां पे स्क्वायर फेसेस बन जाएंगे, और हेक्सागन बन रहा है तुम्हें दिखेगा यहाँ पे बना हुआ, ऐसे करके, ये इस तरह से। तो इसको ट्राई करना खुद, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन क्या होता है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, हिंट दे दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ तक करना है। नेक्स्ट टाइम अब 11th वालों को मैं क्लासेस जो लूंगा वो बहुत बेसिक क्लासेस जीओसी की, आईयूबीएसी नेमिंग पढ़ के रखना, आईयूबीएसी नेमिंग जरूर पढ़ के रखना। मैं जीओसी के में मेनली क्या सिखाऊंगा, तो मैं हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, प्लस कुछ एसिडिक बेसिक के क्वेश्चन, और प्लस जो 11th में आता है उतना। समझ गए कि नहीं? है तो यहाँ तक पढ़ के रखना पूरा। ये खत्म हो गया, इसके जिसको क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन कर सकता है। ओके, थैंक्स।